हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश। और फिर से आज अपना करंट अफेयर शो लेके मैं हाजिर हूँ। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं 17 फरवरी के करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एक बहुत ही दूसरा अपसेट न्यूज़ है। नहीं रहे डिस्को किंग द संगीतकार बप्पी दा। अभी हुआ क्या था कि लता दी एक्सपायर हुई, है ना। और अब फिर से बप्पी दा। तो लगातार दो एक हमें बैड न्यूज़ सुनने को मिली। तो बप्पी दा के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि एक तो ये डिस्को म्यूजिक के नाम से फेमस रहे और 2012 में ग्रैमी ज्यूरी के लिए नामित हुए। ग्रैमी ज्यूरी। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इनको जो है 2018 में, आप इसको नोट कर लीजिएगा, 2018 में फिल्म फेयर अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहते हैं। इनको जो भी मिले हैं तो 2018 में और 2012 में मैंने बताया आपको ग्रैमी वाला। ओके। और सबसे बात एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि इनकी डेथ एक डिजीज़ है, जिस डिजीज़ से इनकी डेथ हुई है उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ये है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। एक्चुअल में इसमें होता क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में, कि जो हमारी सांस नली होती है ना, जो सांस नली होती है उसमें जो मसल्स होती हैं उसके थ्रॉट में, वो और हमारे जिससे हम सांस लेते हैं ट्रैकिया जो जिसको बोला जाता है, उसमें जो और टंग वगैरह की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। और जब रिलैक्स हो जाती हैं तो उससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और जब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो ऑक्सीजन की कमी धीरे धीरे शरीर में होती चली जाती है और साइनोसिस डेवलप हो जाती है बॉडी में। तो इस तरीके से आप नॉर्मली देखा होगा कि जिन लोगों को खर्राटे बहुत आते हैं ना सोते में, तो कहीं ना कहीं वो OSA के शिकार हो सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा अपडेट आया है। जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उन्होंने इम्पोर्टेंट ये किया है कि जो 4 साल के कम के बच्चे हैं उनको जब भी आप मोटरसाइकिल या उस पर ले जाओगे तो उनके लिए हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। तो थोड़ा सा एज याद रखिएगा इसमें, 4 ईयर वाला है ना। और नेक्स्ट है, हाँ ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इस समय चल रहा है 14 से 18 फरवरी 2022 के बीच में। ये है वित्तीय साक्षरता सप्ताह। वित्तीय साक्षरता सप्ताह इसमें 1 दिसंबर 2016 को वित्तीय साक्षरता अभियान विसाका के नाम से वित्तीय साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई थी। तो उसी में हर साल तब से क्या हो रहा है कि फेब में एक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है। तो ये सप्ताह कब से कब तक अभी मनाया जा रहा है, 14 से 18 फरवरी 2022 तक। ठीक है। इसका स्लोगन क्या है, डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ, यानी कि गो डिजिटल विद गो सिक्योर। ठीक है, गो डिजिटल विद गो सिक्योर। और वित्तीय शिक्षण हेतु जो भी हमारी फाइनेंशियल जो डिजिटाइजेशन हो रहा है उसके लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति जो इस समय वर्क कर रही है वो है 2020 से 2025 के बीच में, है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें कहता है आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो लेकिन सुरक्षा के साथ, है ना। तो नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट ही न्यूज है कि सॉरी, प्रयोगशालाओं के जनक थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही फेमस जो साइंस में के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है वो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पे दिया जाता है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एक प्रख्यात साइंटिस्ट रहे हैं और इनका जो है
जन्म है 21 फरवरी, इसलिए आर्टिकल छापा है। और मेन इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने जो है 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की थी। कितनी? 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की थी। और यूजीसी के ये पहले अध्यक्ष थे। यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे। और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, जो एनआरडीसी है आपका, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन, इसकी भी स्थापना उन्होंने 1954 में की थी और यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे। और 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की थी। तो अगर कहीं भी पूछ लिया जाता है वैसे यूजीसी के पहले अध्यक्ष के रूप में इसको पूछ सकते हैं, तो आप उसको याद रख सकते हैं, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ओके, नेक्स्ट हम खबर देख लेते हैं। भारत और यूएई में व्यापार समझौते की घोषणा, उसकी घोषणा 18 फरवरी को होने वाली है। 18 फरवरी को 18 फरवरी 2022 को इंडिया एंड यूएई में व्यापार समझौते की घोषणा होगी। और ये व्यापार समझौता कौन सा है? ये व्यापार समझौता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सीपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना। इसके तहत इन दोनों देशों के बीच क्या होगा? एक एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होगा। ये पिछले सितंबर से दोनों देशों के बीच में बातें चल रही थी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और यूएई के जो सुल्तान बिन अहमद हैं उनके बीच में। तो ये व्यापार समझौता होप्सो के कल साइन हो जाएगा, है ना। ये शेख मोहम्मद बिन जावेद अल नहान के साथ वर्चुअल सिपा की घोषणा की जाएगी। ओके, तो ये तो सिपा था। इसी से रिलेटेड कई सारी टर्मिनोलॉजी हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो एक है आपका सीपा हो गया, और एक होता है आपका रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, है ना, आरसेप। अभी इससे क्या हुआ था कि इंडिया 2019 में बाहर हो गया था, आउट हो गया था, है ना। एक ये होता है। दूसरा एफटीए जो सीपा के अंदर ही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों जो होते हैं, उनमें जो भी बैरियर्स आते हैं, है ना, जैसे गवर्नमेंट टैरिफ्स अगर किसी चीज़ पे ज़्यादा हैं या कोई और प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको जो है कम किया जाता है, जिससे कि दोनों देशों के बीच में कम किया जाता है या फिर फ्री कर दिया जाता है, जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आसानी के साथ हो सके। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो इंडिया का किस किस देशों के बीच में बातचीत चल रही है अभी? ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही है नंबर 1, और ईयू के साथ चल रही है, यूरोपियन यूनियन। और मॉरिशस के साथ जो है, मॉरिशस के साथ इसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है ना। किसके साथ? मॉरिशस। और इसके साथ ही एक होता है साप्टा साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। ये 1995 से लागू है। साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट 1995 से लागू है। दूसरा एक आपका होता है साफ्टा, है ना। ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ये 2016 से लागू है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, है ना, तो ये 2016 से लागू है। एक है आपका आप्टा। क्या है? आप्टा। ये है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हैं, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा।
साप्टा क्या होता है, साफ्टा क्या होता है, और ये आपटा क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, सीपा क्या है, आरसेप क्या था। तो ये इससे थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, लेकिन अब इसमें एक तरफ तो भारत का ये था, दूसरी तरफ ये देश बोलते हैं कि जो भारत का आत्मनिर्भर वाला है ना, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है, ये दो देश जो है एक व्यू पॉइंट ऑफ लेके आते हैं कि वो प्रोटेक्शनिज्म है, संरक्षणवाद है ना, क्या है, संरक्षणवाद। ये विश्व स्तर पे आपस में ये बातें होती हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसमें क्लियर कर दिया था कि आत्मनिर्भर भारत एक्चुअल में है क्या, है ना, आत्मनिर्भर भारत क्या है एक्चुअल में, ये मोदी जी ने क्लियर कर दिया था। तो चीन से आयात 20% तक घटाएगी पीएलआई। पीएलआई आपको पता ही है, पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स स्कीम्स हैं। इसमें कई सारी चीज़ों में जो है इसको लिंक किया है कि आप इतना प्रोडक्शन करिए और उसमें आपको जो है आपको टैक्सेशन में और उसमें लाभ दिया जाएगा। तो यही है पीएलआई स्कीम से क्या 20% तक 20% तक जो चीन का आयात है उसको घटाने में हेल्प मिलेगी। तो ये एक न्यूज़ है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, भारत सरकार को उपक्रम। इसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। कभी कभी यूपीपीसीएस एकदम सीधे सीधे पूछ लेता है कि किस से रिलेटेड है ये। तो इसमें ये पेस है, प्रमोटिंग एकेडमिक रिसर्च कन्वर्जन टू इंटर्नशिप, मतलब एकेडमिक रिसर्च को इस तरीके से प्रमोट करना कि उनका कन्वर्जन इंटरप्राइजेज यानी उद्यमशीलता की तरफ हो जाए, है ना, उद्यम की तरफ हो जाए। तो वो पेस है ना, पेस प्रमोटिंग एकेडमिक रिसर्च कन्वर्जन टू इंटरप्राइज। और ऐसे ही आई फोर या फिर 4 आई बना के दे देगा। तो इंटेंसिफाइंग द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इनोवेशन, इंडस्ट्रीज में जो भी इनोवेशन हो रहा है उसके इम्पैक्ट को इंटेंसीफाई करना है ना, उसके लिए क्या है, आई4 है। तो ये किससे रिलेटेड है, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद से। तो इसको आप तो देख लीजिएगा, इसकी पीडीएफ ना टेलीग्राम लिंक पे पूरा इसको मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं ना, पेस और आई4। नेक्स्ट है तकनीकी क्षेत्र में स्वावलंबन को गति और शक्ति दे रहे युवा। ये दो बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। यूपीपी से सीधे सीधे पूछ लेता है कि हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर ये क्या होता है ना, कि जो डीसी करंट, डायरेक्ट करंट होता है, उसको एसी करंट में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर बोलते हैं उसको। तो उसमें इसका यूज होता है हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर का। तो ये जो है पहले अभी तक क्या होता था कि हम लोग तो इसको इंपोर्ट ही कर रहे हैं, चीन वगैरह से सबसे ज़्यादा होता था। इसमें बाहर में जो है यूज होता था गैलेनियम, है ना, गैलेनियम का यूज होता था गैलेनियम नाइट्राइड का यूज होता था। इंडिया में इसको बनाया किससे, जिंक ऑक्साइड से। जिंक ऑक्साइड ना 1/4 ऑफ कॉस्ट का है और इंडिया में बना है, तो आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिल रहा है और सस्ता भी मिल रहा है। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो भी कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ऐसे ही ये कानपुर में ये बना है आईआईटी, ये जो हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर कहाँ बना है, आईआईटी इंदौर के द्वारा, ये थोड़ा सा याद रखना है। और एक ये बना है यहाँ पे, दूसरी न्यूज़ ये है कि स्वदेशी सर्च इंजन शायद बी मेल व बी मैप्स बनाए। तो स्वदेशी सर्च इंजन एक छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, CSSMU कानपुर जो यूनिवर्सिटी है उसने, वहाँ के कुछ बच्चों ने भारत सर्च करके एक स्वदेशी सर्च इंजन बनाया है। इसके लिए भी
आगे इसको और मतलब अच्छे तरीके से इसको करने के लिए बातचीत चल रही है। तो ये हुआ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्टेम सेल प्रत्यारोपण के बाद पहली महिला को मिली HIV से मुक्ति। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो स्टेम सेल क्या होता है ना। स्टेम सेल क्या होता है ना। स्टेम सेल देखना है। और HIV क्या होता है ना। इसमें अंदर पढ़ेंगे तो आपको ल्यूकेमिया मिल जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं। स्टेम सेल ना भ्रूण सेल्स होती हैं। भ्रूण सेल्स होती हैं जिसमें कुछ भी बॉडी के कोई भी ऑर्गन को बनने की पूरी पूरी ताकत होती है। क्या होती है स्टेम सेल्स। इसमें एक वर्ड आता है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट यानी कि कोई भी ऑर्गन बनने की इनमें ताकत होती है स्टेम सेल्स में। तो स्टेम सेल्स किसी भी कोशिका में डेवलप हो सकती है। तो भ्रूण का जो आप नाल बोलते हैं ना, जो कट कर दिया जाता है, तो आजकल क्या हो रहा है ना कि उसको लोग प्रिजर्व कराने लगे हैं। तो इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर उसको ज़रूरत पड़ेगी बच्चे को, तो उससे जो है स्टेम सेल से जनरेट किया जा सकेगा। तो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा एक कंसेप्ट उभर के आया है। तो और सबसे पहली बात ये है कि अब इसके बाद ये स्टेम सेल तो हो गया, इसके बाद है ये इसमें HIV और एड्स, आपने दो नाम सुने ही होंगे। तो ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। ये एक वायरस होता है जो कॉज करता है एड्स को, है ना। ये वायरस का नाम है HIV वायरस और डिजीज़ का नाम क्या है एड्स। एड्स कौन सी डिजीज़ है, वही एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी कि ये कोई एक डिज़ीज़ नहीं है, ये डिज़ीज़ का घर है, डिजीज़ की बीमारियों का समूह है, इसलिए इसको सिंड्रोम बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कई तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है। तो अगर थोड़ा सा भी अगर खांसी जुकाम कुछ भी होता है तो फिर वो सही नहीं होता है। और एड्स में यही होता है ना, अगर थोड़ा सा भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो फिर आप उससे, अब तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। और एक होता है रेट्रोवायरल थेरेपी, रेट्रोवायरल थेरेपी जो इसमें यूज की जाती है और काफ़ी कारगर है, इससे पेशेंट ठीक हो जाता है। इसमें एक और आया था ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया नॉर्मली आप मान के चलिए कि ब्लड कैंसर को बोलते हैं। क्या होता है ब्लड कैंसर। तो ल्यूकेमिया क्या हो गया ब्लड कैंसर, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट न्यूज़ है, इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। इसमें खबर है पटेगी निजी व सरकारी स्कूलों के बीच की खाई। इसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो भी आपके प्राइवेट स्कूल है उसके पास में अगर कोई भी सरकारी स्कूल है तो उसको उसकी देख रेख करनी पड़ेगी, है ना। तो ये मेंस के लिए है, थोड़ा इसको आप देख लेंगे तो इससे आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगले 20 साल में भारतीयों की ऊर्जा ज़रूरत हो सकती है दोगुनी। बिल्कुल जिस तरफ से हमारी उपभोक्तावादी चीज़ें चल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि ये डबल हो जाएगी। और इसमें मोदी जी ने, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि ये 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित कर रहे थे मोदी जी। ये कौन कराता है, ये टेरी कराती है। टेरी क्या है, टेरी एक संस्था है, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। टेरी है जो इसको कराती है। तो इसमें जो है मोदी जी ने बताई हैं कई बातें, इसको देख लेते हैं कि भारत विविधता वाला देश है, इसका क्षेत्रफल दुनिया की कुल भूमि का 2/4% है और इसमें दुनिया की 8%, इम्पोर्टेंट एक फैक्ट मिल जाता है आपको, 8% जो भी प्रजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं, है ना। तो ये विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को 21वां सतत विकास शिखर सम्मेलन जिसे टेरी आयोजित कराता है उसको मोदी जी संबोधित कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका, हाँ
ये यूपी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, यूपी से रिलेटेड है। इसमें मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कानपुर में एक ज़िला एक उत्पाद की जगह एक ज़िला दो उत्पाद है ना। बाकी डिस्ट्रिक्ट में क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ओडी ओपी। लेकिन कानपुर में क्या है, एक उत्पाद नहीं है, दो उत्पाद हैं। दो उत्पाद कौन से हैं? एक चमड़े का उत्पाद है ना, और दूसरा है हौजरी। हौजरी क्या होता है? कपड़ा, कपड़े का उत्पाद। तो ये इतना ही इम्पोर्टेंट था इसमें, तो ये आप देख लीजिएगा। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, वेरी एक्सीलेंट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया मिस्टर रतन टाटा जी। इनको असम का सर्वोच्च नागरिकता सम्मान, ये हैं असम के मुख्यमंत्री ये रतन टाटा जी, और इनको असम वैभव का सम्मान दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और असम के राज्यपाल हैं इस समय जगदीश मुखी जी। असम गौरव का सम्मान भी मिला है, असम सौरभ का मिला है, लेकिन रतन टाटा जी को किसका मिला है? असम वैभव। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच।